हेलो स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग और सत श्री अकाल। बच्चों, आज टुडे स्टार्ट द न्यू टॉपिक्स विद न्यू एनर्जी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन नई एनर्जी के साथ में शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चों, आप वेल कंसंट्रेशन होकर सुनिए क्लासरूम को। आज हम नया टॉपिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, बार बार कहना चाह रहा हूँ, ये नया टॉपिक्स का नाम क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होता क्या है। न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है, मालूम होना चाहिए आपको। ये शायद ये न्यूटन्स नाम का टॉपिक्स है। अब छोटी क्लासेस में 7th 8th से पढ़ते जा रहे होंगे कि में, जिसमें क्या थ्योरेटिकल बेसिस पर दिया गया था, लेकिन न्यूमेरिकली इक्वेशन बेस्ड फॉर्मेशन मिनिमम जो क्लासेस है वो हमारी 9th क्लास से है। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा F=ma और न्यूटन्स के लॉ भी एक्सप्लेन किए गए हैं। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, अब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो पढ़ा रहे हैं वो टॉपिक्स मैं आपको पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में, न्यूटन्स ने 3 लॉ दिए थे। न्यूटन्स ने 3 लॉ दिए थे। इसमें फर्स्ट लॉ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। सेकंड है हमारा आपका न्यूटन सेकंड लॉ, इसमें F=ma आता है। और न्यूटन थर्ड लॉ है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। ये हमारे 3 लॉ हैं, तो इनको हम एक्सप्लेन करते हैं। पहले समझिए लॉ ऑफ इनर्शिया। इसके सबसे पहले जो साइंटिस्ट है, इन्होंने जो वर्क किया था, उनका नाम था गैलीलियो। गैलीलियो का आपने सुना होगा, पहला बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जो वर्ल्ड लेवल का एग्जाम्पल है। सबसे पहले उन्होंने इनर्शिया को एक्सप्लेन किया गया था। आपने छोटी क्लास में 9th क्लास में पढ़ा होगा इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन का एग्जाम्पल, इंक्लाइंड प्लेन का एग्जाम्पल क्या था? इंक्लाइंड प्लेन का एग्जाम्पल ये था कि कोई भी बॉडी, इसे ये ब्लॉक है, विच प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, विच प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। तो अब ये इंक्लाइंड प्लेन इंजन नीचे खिसक के आता है। नहीं, अगर एंगल की थीटा कोई वैल्यू हो, मतलब कहने का मतलब थीटा किसी भी एंगल से, मतलब अपना प्लेन को किसी भी एंगल से रोटेट कर दिया है, तो जो ये सरफेस हमारा स्मूथ है, तो 100% दे विल बिकम टुवर्ड द बॉटम। ये बॉटम की तरफ आएगा, ये आपका बॉटम की तरफ आएगा। ये पक्की बात है। क्लियर? तो ये हमारा, ये इसलिए ये क्यों आ रहा है, मतलब क्यों ला है, तो ये बेसिकली इसलिए आ रहा है, कोई ना कोई फोर्स एक्सपेल कर रहा है इस पे कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स लगाने की वजह से ये बॉडी आपकी मूव टुवर्ड दी डाउनवर्ड, है ना। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का सिद्धांत। क्योंकि हर बॉडी अपनी स्टेट को मेंटेन करना चाहता है। आपने देखा होगा, अगर कोई बंदे के अपने एक एक्सपेंस है 25,000 के, तो उसको पूरी कमाने की कोशिश करेगा कि अपनी पोजीशन को मेंटेन करना चाहेगा। तो अपनी रिटेन योर पोजीशन इज कॉल्ड दी इनर्शिया, है ना। अपने स्टेट ऑफ पोजीशन को मेंटेन करता है, इसको इनर्शिया कहते हैं। मतलब कहने का, हम यहाँ पर ये इंक्लाइंड प्लेन के एग्जाम्पल के बाद में न्यूटन का फर्स्ट लॉ, इसे से एक्चुअल में इसी पर बेस्ड न्यूटन्स का पहला लॉ है। एक्चुअल में क्या, एक इंट्रोडक्शन तो क्या यहीं से हो गया था। जो गैलीलियो का एग्जाम्पल है, उससे पता चल गया था कि कोई भी चीज़ क्यों आ रही है, कोई ना कोई बॉडी आपकी फोर्स लग रहा है, कोई ना कोई बॉडी में फोर्स लग रहा है, इस वजह से बॉडी नीचे आ रही है। क्योंकि बॉडी जब तक उसे फोर्स नहीं लगाएंगे तब अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती, है ना। ये तो अपनी बात है। तो यहीं पर यही आपका लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इसी को न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं
कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर मूवमेंट में तो हमेशा मूवमेंट ही करती रहेगी, मोशन करती रहेगी, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स को ना लगाया जाए। अगर बॉडी अपनी ओरिजिनल स्टेट में रहने की कोशिश करती है, जब तक उस पर एक्सटर्नली यानी बाहरी बल ना लगाया जाए, है ना। मतलब ये इसको लॉ ऑफ इनर्शिया, हिंदी में इसको जड़त्व का सिद्धांत कहते हैं। जड़त्व मतलब, है ना, जड़त्व का मतलब कोई हर बॉडी जड़त्व है नहीं, अपनी स्टेट को रिटर्न करने की कोशिश करती है, अपनी स्टेट को रिटर्न करने की कोशिश करती है, इसी बॉडी को लॉ, यही हमारा इनर्शिया कहता है। तो हमने बताया कोई बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, कोई बॉडी हमने कहा रेस्ट ऑन मोशन अंटिल दी पोजिशन रिटेन व्हेन एक्सटर्नल फोर्स नॉट अप्लाइड, ये हमारा आपका, इसको क्या कहते हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, तो इसको मतलब कहने का मतलब पहला जो लॉ है विच एक्सप्लेन न्यूटन फर्स्ट लॉ का क्या रिजल्ट निकला, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बताता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ये बताता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बताता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ बताता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द फोर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स मतलब इंट्रोडक्शन फोर्स का इंट्रोडक्शन किया कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट में रहना चाहती है तो स्टेट में रहेगी, हमेशा रिटर्न करती है, जब तक उस पर एक्सटर्नल बल ना लगाए, मतलब कहने का बाहरी बल ना लगाया जाए, मतलब एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, तो एक्सटर्नल फोर्स मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ द फोर्स होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स ऑफ द लॉ, ऑफ द लॉ फोर्स को इंट्रोडक्शन करता है। ठीक है बच्चों, तो अब न्यूटन सेकंड लॉ, सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है, क्योंकि फोर्स का इंट्रोडक्शन हो गया, अब हाउ टू द कैलकुलेट द फोर्स, हाउ डू द कैलकुलेट द फोर्स, तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्स जब ही कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब बिना रेट चेंज ऑफ मोमेंटम से फोर्स कभी भी मैकेनिक्स में जनरेट होता ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपका पार्टिकल डायनामिक्स में आप देखेंगे कोई बॉडी का फोर्स जब भी प्रोड्यूस होता है जब तक उसमें रेट चेंज ऑफ मोमेंटम ना हो, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम ना हो। तो मतलब क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है, सेकंड लॉ कहता है फोर्स, फोर्स डायरेक्टली proportional, directly proportional to force, directly proportional to rate change of momentum, rate change of momentum, that is F directly proportional to P, तो dp अपॉन dt कहेंगे, dp अपॉन dt। यहाँ पर P कितना है, P हमारा m भी है, P हमारा m भी है, ये हमारा सेकंड लॉ है। थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन, एवरी एक्शन, एवरी एक्शन, एवरी एक्शन, एवरी एक्शन have equal magnitude, equal magnitude and direction opposite, direction, every action have equal magnitude and direction opposite, opposite, opposite to the action, to the action, action, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स, इसको रिएक्शन फोर्स कहेंगे। ओके बच्चों, ये हमने आपको बता दिया। ठीक, ये थ्री लॉ आपके जनरेट किए। तो पहले आपको समझना पड़ेगा रेट चेंज ऑफ मोमेंटम है, मतलब पहला अपना लॉ ऑफ इनर्शिया, क्या इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ इनर्शिया बताया। ये इनर्शिया सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है।
अगर इनर्शिया नहीं समझेंगे, न्यूटन का फर्स्ट लॉ विच मेक द प्लेटफॉर्म ऑफ द फोर्स, पर फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए ये आपका क्या निकाला गया, ये आपका प्लेटफॉर्म निकाला। तो फर्स्ट लॉ एक एब्स्ट्रैक्ट लॉ है ना, फर्स्ट लॉ इज द एब्स्ट्रैक्ट लॉ है। ठीक है बच्चों, क्योंकि भावनाओं आपका इसके अंदर जो मूल रूप इमोशंस जो आता है फोर्स के बारे में, आपका जो न्यूटन लॉ के बारे में जो इमोशंस आते हैं, वो इमोशंस कहाँ से आते हैं, पहले इमोशंस आता है। तो इमोशन क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म, क्योंकि वहाँ पर उसके बारे में इंफॉर्मेटिव देता है। मोशन फीलिंग आती है, मतलब क्या है, लॉ की फीलिंग है। न्यूटन लॉ की फीलिंग जनरेट करने वाला कौन सा है, इसको फादर ऑफ लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, फादर ऑफ लॉ भी कह सकते हो, क्योंकि यही एक्चुअल में मेजर आपका मेन लॉ है, यही आपका मेन लॉ। अगर इसको ही अगर बाकी सेकंड लॉ या थर्ड लॉ समझना पड़े तो बेसिक आधार, बेसिक स्ट्रक्चर ये हमारा कौन सा है, न्यूटन फर्स्ट लॉ है। नहीं, क्योंकि आपको लगता है हमें स्टेट में रहे, हमें स्टेट में है, तो अपने स्टेट को मेंटेन करना चाहते तो हमें फोर्स लगाना महसूस होगा कि फोर्स लगाना ही पड़ेगा। तो कहने का इंट्रोडक्शन ऑफ द फोर्स है ये लॉ। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैथमेटिकली अपन देखते हैं F इक्वल टू एम ए, 9th क्लास में पढ़ा होगा, F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है बच्चों, अब हम सेकंड लॉ को एक्ट में, क्योंकि सेकंड एक्चुअल में इक्वेशन फॉर्मेशन में जो स्ट्रक्चर है उस सेकंड लॉ एक्चुअली बच्चे उसी लॉ को समझते हैं, जबकि सबको फीलिंग नहीं आएगी। जैसे क्या है, जब तक अपन चीज़ों को उसका एक मतलब उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेटिव, तो इन्फॉर्मेटिव फोर्स तो फर्स्ट लॉ ही है। तो मतलब बेसिक आपका जो बेसिक आधार लॉ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, न्यूटन लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो हमारा फर्स्ट लॉ ही एक्चुअल में ये मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चों, तो अब उन्हें हमने सेकंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मेशन देखते हैं। तो सेकंड फॉर्मेशन क्या देते हैं कि F डायरेक्टली इक्वल टू K dP अपॉन dt, dP अपॉन dt। अब K की वैल्यू कॉन्स्टेंट, K की वैल्यू हम कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, सॉरी K, अब क्या करेंगे, F इक्वल टू K और dP अपॉन dt, और P कितना है, P हमारा MB। तो आपने देखा होगा डिफरेंशियल को प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो K की वैल्यू 1 मान लें, K की वैल्यू क्या मान लें, यहाँ पर 1 मान लें। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा D अपॉन dt, है ना, और MV इज इक्वल टू M dV अपॉन dt प्लस V dm बाई dt। ये आपका लॉ है, ये आपका फर्स्ट लॉ आपको दिया है। यदि मतलब यहाँ पर कौन सा लगाया, डिफरेंशियल लगाया, क्या लगाया आपने, डिफरेंशियल लगाया नहीं। तो यहाँ पर अगर यदि m कांस्टेंट है, इस केस में if m इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, इट बिकम 0 हो जाएगा। तो इसलिए आपका जो f जो आएगा वो हमारा m dv अपॉन dt होगा, मतलब ये हमारा m इंटू ए होगा। क्या होगा, m इंटू ए है। ये हमारा आपका न्यूटन सेकंड लॉ, ये मैथमेटिकल फॉर्म में दिया है। इसको लिख देंगे F एक्सटर्नल, मतलब बॉडी पर नेट फोर्स एक्सलेट करता है। ध्यान रखिए, फोर्स तो लगता है लेकिन फोर्स पर नेट होना चाहिए, क्योंकि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0 होता है। ऐसा कि आप ऐसा नहीं कि फोर्स नहीं लग रहा है और बॉडी में तब भी इक्विलिब्रियम में रह सकता है, तब उसमें क्या करते हैं, एक्शन। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन वो देखेंगे, आगे पढ़ेंगे कि नेट फोर्स बॉडी पर, सिस्टम पर नेट फोर्स हमारा 0 होना चाहिए। तो सिस्टम में नेट फोर्स तो F एक्सटर्नल हमारा 0 होना चाहिए, तो बॉडी आपका एक्सेलरेट नहीं करेगा, है ना, मतलब एक्सेलरेशन 0 मतलब कांस्टेंट चलेगा या रेस्ट में रहेगा। दो कंडीशन रिटर्न करती हैं। अगर यहाँ एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू एम ए होता है, होना चाहिए, तभी बॉडी एक्सेलरेट करती है बच्चों लोग। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं, तो यदि अब सेकंड केस देखें, एम इज कांस्टेंट, तो एम इज कांस्टेंट है, तो पहला हमने न्यूटन, ये हमारा न्यूटन सेकंड लॉ है, ये हमारा कौन सा है, न्यूटन सेकंड लॉ, ये है न्यूटन सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ। ओके, अब देखें, यदि अगर एम वेरिएबल हो और बी कांस्टेंट है,
तो यहाँ पर लिखें दूसरा केस, इफ एम इज वेरिएबल, एम इज वेरिएबल और v इज कांस्टेंट, v इज सॉरी m इज कांस्टेंट, सॉरी v इज कांस्टेंट, तो क्या होगा f इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी। वैसे ये नेगेटिव में होता है क्योंकि मास हमारा डिक्रीज करता है ना, इस वजह से ये वाला। तो ये कहता है रॉकेट प्रोपल्सन, आप थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं, रॉकेट प्रोपल्सन। आपने रॉकेट के अंदर देखा होगा एफ इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी होता है। ये रॉकेट प्रोपल्सन के अंदर ये वाला केस आता है। ये भी किसमें आता है, न्यूटन सेकंड लॉ का। ये जब हमारा कौन सा है, वेरिएबल मास को मेंटेन किया जाता है, तब ये फार्मूला जो आप अगली क्लास में आप पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ आपको इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इसका ये बेसिक आधार था, है नहीं। अब हम क्या करेंगे कि न्यूटन्स का इसका मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब लॉ ऑफ जड़त्व का सिद्धांत। अपनी पोजीशन में अपने इनर्शिया को मतलब लॉ अपने स्टेट में रहने की जो टेंडेंसी उसको आदत बोलते हैं। अगर आपको आदत बदलना है, मान लो सपोज दैट, मैं अपने एग्जांपल बता दूँ कि हम जब छोटे थे तो मेरे पिताजी बोलते थे कि सुबह जल्दी जगना चाहिए, लेकिन हमको नींद नहीं आती थी तो हम रात में जगते थे। तो रात में जब जगते थे 10-11 बज गए, 12 बज गए, तो इसके बाद में मेरी आदत में आ गया, तो मेरे फादर इसको मुझे सुबह जब बहुत जगाते थे, पीटते भी थे, पिटाई भी करते थे, तो भी नहीं जगता था। तो क्योंकि हमारी आदत को मैंने कभी बदलने की कोशिश नहीं करी। और वैसे सच तो यही भी है, अपनी आदत को में रहने की कोशिश करना चाहिए। अपना इसको जड़त्व का सिद्धांत कहते हैं, यानी अपने स्टेट में अपनी आदत में रहने की जो कोशिश करता है नहीं, यही हमारा जड़त्व का सिद्धांत। जैसे क्या एक दुनिया जड़त्व है, अगर आपको जैसे आपका पृथ्वी है, सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा कर रही है, चारों तरफ चक्कर काट रही है, तो ये क्या है, ये जड़त्व है। अगर इसको क्योंकि अपनी पोजीशन को रिटेन की हुई है, अगर कहीं भी कोई नेचर में कोई भूचाल आया, तब एक्चुअल में इसकी घटना जरूर हो सकती है, तभी एक्चुअल में वो डिस्टर्ब, सारे प्लेनेट डिस्टर्ब हो सकते हैं। नहीं तो बच्चों ये क्या है, नेचर ऑफ लॉ। क्या नेचर ऑफ लॉ। ये नेचर ऑफ लॉ है ना, वो हमेशा अपने स्टेट को ही मेंटेन करते हैं। जैसे मान लो पृथ्वी पे जो लॉ है, अपन क्लासिकल मैकेनिक्स में अपन क्या करते हैं कि हमारे प्रकृति, हमारे अर्थ पर जो लॉ है, इसमें ऐसा नहीं टाइम के साथ वेरिएबल करता है, वेरिएंस भी होता है, लेकिन बहुत करोड़ों साल बाद होते हैं, क्योंकि इसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट भी होते हैं। तो ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से एक्चुअली कुछ चीज़ें बदलती हैं, नहीं तो बहुत सारे कॉस्ट देखे जाते हैं। तो नेचर ऑफ लॉ है जो आदमी के रिस्पेक्ट में, आदमी की उम्र कितनी है या 100 साल, तो आदमी के रिस्पेक्ट में नेचर लॉ नहीं बदलते हैं। इसलिए आदमी अपने उन्हीं नेचर लॉ को जैसे अब आइंस्टाइन ने न्यूटन ने जो लॉ निकाले हैं, उनको अपन कितने साल तक रिटेन करेंगे, अपन बहुत साल तक मेंटेन करेंगे, है ना, बहुत साल तक मेंटेन करेंगे। क्यों मेंटेन करेंगे, क्योंकि अपन ह्यूमन के रिस्पेक्ट में अगर वेरिएंस भी आता है, कोई नेचर ऑफ लॉ में वेरिएंस आता है, तो करोड़ों साल लग जाते हैं, इसलिए उनको अपन नेग्लिजिबल इफेक्ट मानते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आपका, मैंने लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया है, राइट। अब हमने क्या करना है, तो मतलब आपको करना बेसिक जो आधार है लॉ को समझने के लिए, ये एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग जो आती है, कंसेप्ट की जो फीलिंग आती है, लॉ की जो फीलिंग आती है, वो हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ही देता है। न्यूटन हमारा फर्स्ट लॉ ही आपका ये देता है। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, अब हम बात करते हैं, इसमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह की फ्रेम होती है। एक तो होता है इनर्शियल फ्रेम, एक तो क्या होता है, क्या देखें, इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम
एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? जहां पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड होता है, वेयर न्यूटन फर्स्ट लॉ इज वैलिड, फर्स्ट लॉ इज वैलिड, न्यूटन का फर्स्ट लॉ इज वैलिड, उसको क्या बोलते हैं? उसको अपन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। अगर जहां पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ नॉट वैलिड, या यूं कहेंगे और क्या कहेंगे, जहां पर न्यूटन के लॉ वैलिड होती है, मतलब न्यूटन लॉ का मतलब तीनों लॉ, अगर फर्स्ट लॉ ही एक्चुअल में हम क्या, फर्स्ट लॉ ही एक्चुअल में बेसिक लॉ है। फर्स्ट लॉ अगर नहीं होता तो सेकंड और थर्ड का जन्म ही नहीं हो सकता है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ कौन सा है? फर्स्ट लॉ है। ये एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग देता है, ये सब्जेक्ट, ये लॉ का फीलिंग देता है। अगर ये नहीं होगा तो अपन बाकी लॉ को नहीं समझ सकते ना। बाकी लॉ को आप समझ सकते बच्चों? नहीं समझ सकते। तो ये आपको एक क्या है, एक आपके कंसेप्चुअल माइंड है जो एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग देता है। इसको समझने के लिए, क्योंकि कोई प्रॉब्लम जब कभी अपन न्यूटन्स लॉ के न्यूमेरिकल बनाएंगे जेईई मेंस में एडवांस, तो सारे लॉ, फर्स्ट लॉ तो हमेशा आ ही जाता है, वो दिखता नहीं है। तो फीलिंग सब्जेक्ट अगर सवाल बनाओगे तो तुक्के में लगाओ, दो तरीके होते हैं, तुक्के लगाओ, ABCD कुछ मार लो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम बनाना है, मतलब बनाने का मतलब है कि रियल में बनाना है, तो बनाते हैं तो लॉ, फर्स्ट लॉ अगर दिमाग में, जब तक आपके दिमाग कॉन्जिक्यूटिव नहीं होगा एक्चुअल में, है ना, जब आपके दिमाग में कॉन्जिक्यूट मतलब आपको वो करेगा, वो आएगा नहीं फर्स्ट लॉ की फीलिंग नहीं आएगी, तब तक एक्चुअल में सेकंड लॉ की प्लेटफॉर्म बनेगी नहीं सकती है। इसलिए अपने सवाल को बनाने में बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, थर्ड लॉ भी अपने अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए मेन आपका ये आपका है। तो इसलिए न्यूटन 3 लॉ जिसके फ्रेम के अंदर वैलिड होते हैं, इसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। और जहां पर न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज नॉट वैलिड, नहीं, फर्स्ट लॉ नॉट वैलिड इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम। जैसे आपको मैं एग्जांपल बता देता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल बताऊँ, नहीं तो हमने बताया, बच्चों समझ लिया, मैंने आपको बताया इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। जब पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ या न्यूटन्स के लॉ वैलिड होते हैं, उसको इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। या न्यूटन्स के लॉ वैलिड नहीं होंगे, मतलब फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं हो तो और भी लॉ वैलिड नहीं होंगे, इसको अपन नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर क्या है, ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग समझिए कि नॉन इनर्शियल फ्रेम होता क्या है। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, ये समझिए। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है, जैसे एक एग्जांपल बता दूं, है ना, जैसे मैं एग्जांपल बता दूं, तो इस एग्जांपल में क्या होगा कि आपका ये हमारा एथलेटिक फ्रेम है, एथलेटिक फ्रेम है। जब एथलेटिक फ्रेम है ए से, इसका मास m है और ये स्मूथ फ्रिक्शनलेस है, तो इस पर क्या पड़ेगा? सूडो फोर्स काम करेगा, सूडो फोर्स काम करता है ना, या फिसिटिस फोर्स भी बोलते हैं, फिसिटिस, FICITIOUS, फिसिटिस फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका काम करता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में जब फिसिटिस फोर्स काम करता है ना, ये आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। ठीक, अब हम क्या कहेंगे, ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना, सॉरी गलत बोल गया हूँ। तो ये बॉडी, ये ब्लॉक है, ये अपन क्या महसूस करोगे, ये रेस्ट में होगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट में होगा। लेकिन इस एथलेटिक फ्रेम में अगर अपन देखेंगे तो इस पर ये बॉडी इस तरफ इसके रिस्पेक्ट में इधर को मूव करेगा, इसके रिस्पेक्ट में इधर को मूव करेगा। किस फ्रेम में? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। और ग्राउंड फ्रेम में क्या करेगा? ग्राउंड फ्रेम में ये रेस्ट में रहेगा। तो रेस्ट में रहने का मतलब क्या है कि अगर अपने मान लिया कि इस बॉडी का F फोर्स
प्लस एम ए, एफ डैश प्लस एम ए इक्वल टू 0। बॉडी रेस्ट में है, बॉडी क्या रेस्ट में है, तो रेस्ट में रहेगा तो क्या रहेगा, एफ डैश इक्वल टू एम ए। इस सिस्टम पर नेट फोर्स 0। तो आपका यानी क्योंकि एफ डैश इक्वल टू एम ए, तो क्योंकि इस पर लग रहा है क्या है कि इस बॉडी का क्या है, ये बॉडी इस पर रखी है, तो मतलब इसमें ये बॉडी में अपन ऐसा माने कि बॉडी इसका एसएसएल ए है, ये बॉडी एसलेट इससे कर रही है, मतलब ऐसा मानेंगे ग्राउंड फ्रेम में अपन मानेंगे कि बॉडी एसलेट कर रही है, ऐसा मान सकते हैं क्यों। लेकिन वो पहले एक बात तो रेस्ट में महसूस करनी अलग बात है, हम कह रहे हैं, लेकिन बॉडी पर बॉडी जब चल रही है, क्योंकि हम ये ब्लॉक चल रहा है, जब ब्लॉक चल रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये ब्लॉक ये भी चलना चाहिए, तो चलना चाहिए, तो नॉट इस पर नेट फोर्स हमारा कितना 0 हो गया। तो एफ डैश कितना हुआ, एफ डैश इक्वल टू माइनस एम ए हो गया, माइनस एम ए हो गया। ये हमारा सूडो फोर्स कहते हैं, PSEDO सूडो फोर्स कहते हैं। तो इसका ये हमारा डेरिवेशन है, एफ इक्वल टू एम ए क्यों आया, एफ इक्वल टू एम ए क्यों आया, क्योंकि ये बॉडी हम इसे माने हमें पता नहीं था, हमें ये पता नहीं है, हम ये मानेंगे जो बॉडी एक्चुअल में चल रही है, तो एक इस पर ये इसका मास है तो एक्सेलरेट होना चाहिए, मतलब एक बॉडी सिस्टम पूरा चल रहा है, पूरा सिस्टम आपका चल रहा है, तो इस पर बॉडी पर कितना हो जाएगा, ये आपका अब कितना हो जाइए कि आपकी ये हमारा एम ए होना चाहिए। लेकिन इस पर हम देखेंगे ग्राउंड फ्रेम में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, ग्राउंड फ्रेम में हम ग्राउंड फ्रेम में क्या करेंगे, ग्राउंड फ्रेम में हम क्या मानते हैं, इस बॉडी पर नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है ना। और एम ए कहाँ पर है, एम ए हमारा क्या है कि एफ डैश हमारा इक्वल टू एम ए कैसे आया, एफ डैश हमारा एम ए इक्वल टू 0 है, क्यों आया कि इस बॉडी पर नेट फोर्स आपका 0 है, क्योंकि बॉडी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमने क्या माना था कि मास एम है तो एक्सेलरेट होना चाहिए, अगर नेट फोर्स 0 है, सिस्टम पर नेट फोर्स है, तो एक सूडो फोर्स काम करनी पड़ेगी। तो इस सूडो फोर्स करने, इसलिए ये वाला फोर्स लगाने से ये हमारी जो फ्रेम है, ये बॉडी हमारी इनर्शियल फ्रेम में आ जाती है, जब ये वाली इक्वेशन लगाने के लिए हमारी इनर्शियल फ्रेम के अंदर इक्वेशन बन जाती है, यही इसलिए अपन को ये आपका सूडो फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों, ये हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। ये हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम है। जैसे आपने देखा होगा सर्कुलर पोर्शन में पढ़ा होगा कि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, इनर्शियल फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम में लग रहा है। अगर सेंट्रीफ्यूगल क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस पर कौन सा फोर्स काम करता है, उस पर अपना आपका एक हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो इस पर सूडो फोर्स काम करता है। इसलिए सूडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो हमारा सूडो फोर्स है। ठीक है बच्चों, आज हमने थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन ऑफ दे दिया, अगले लेक्चर में हम अपना ये हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासेस, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ है, ये हमने इंट्रोडक्शन आज दे दिया है। लेकिन ये वाला एफ इक्वल एम ए को अगले क्लास में हम उसको एलोबरेट तरीके से समझा देंगे, ये कैसे आया इसके बारे में, जो हमने कि एफ प्लस एम ए इक्वल टू 0 क्यों किया गया, एफ हमारा क्या है, एफ हमारा क्या है न्यूटन फर्स्ट लॉ, एम ए हमारा क्या है, तो एम ए एफ इक्वल टू माइनस एम ए क्या आया, इसके बारे में थोड़ा मैंने एक जगह दिया, इसको हम और वाइडली अगली क्लास में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो इसको हम जैसे हमने आपको बहुत सारे एग्जांपल बताए, जैसे लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या होता है, जैसे हमने ये बताया कि जैसे ये ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक हमारा कहाँ पर रेस्ट में है, तो रेस्ट में रहेगा नहीं रेस्ट, ये बॉडी ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा, तो अब रेस्ट में हमेशा रेस्ट में रहेगा, है ना। अगर इसको जब मूव कराना है तो क्या करेगा, कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो अपने पोजीशन को चेंज करेगा। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो, ये ब्लॉक है, अगर ये आपकी ये ब्लॉक एम है, यहाँ पर भी इक्वल टू 0 है, रेस्ट में है, यहाँ पर भी आपकी कोई वैल्यू दी, भी हमारा कांस्टेंट गिवन है, भी हमारा कांस्टेंट गिवन है, तो अब क्या करेगा, अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो कितनी वेलोसिटी दे दें, ये बॉडी हमेशा चलती ही रहेगी, कभी रुकने का नाम नहीं लेगी। रुकेगी क्यों, या तो कोई फ्रिक्शन लगा जाए, तो फ्रिक्शन में आपने देखा होगा कि इनके सरफेसेस के बीच में आपकी दो सरफेस
इसके सरफेस में एक फोर्स लगता है, इसको फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। आगे अपन क्या फ्रिक्शन फोर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये मतलब कहने का बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन है तो मोशन करती रहेगी जब तक उस बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो ये वेलोसिटी भी है, ये कांस्टेंट चलती रहेगी, कांस्टेंट चलती रहेगी तो कांस्टेंट में हमेशा रुकेगी नहीं। कब रुकेगी? जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है बच्चों, ये मैंने लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में बताया। अगली क्लास से अपन बेसिक जो अपना कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पढ़ रहे हैं, ये हमने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया। तो इंट्रोडक्शन को जो मैंने बोला है क्लास में, इसको आप फील करिए। अगली क्लास में बहुत जल्दी मिलेंगे, अगली क्लास में बहुत जल्दी मिलेंगे बच्चों। कुछ टॉपिक्स, कुछ क्वेश्चन ऐसी वर्मा के हैं, कुछ वीडियोस हम बनाएंगे, 2 वीडियोस और बनाना है मुझे। अगले वीडियोस के अंदर हम आपको ऐसी वर्मा के क्वेश्चन सॉल्व कर दिएंगे। लेकिन इस टॉपिक्स के अंदर हम जो पढ़ाएंगे, इस टॉपिक में हम ऐसी वर्मा के हम जो प्रॉब्लम्स है हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसी से एक्सप्लेन कर देंगे, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों, आज हमने एक इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में इंट्रोड्यूस कर दिया। और फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा सा एक जनरल एग्जाम्पल में दे दिया हल्का, है नहीं। तो क्या होता है ये टॉपिक का, ये हमारा बस पहला लेक्चर है। पहला लेक्चर कौन सा है? फर्स्ट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। बच्चों पढ़िए एनर्जी के साथ में, नरेंद्र सर के साथ में, और फिजिक्स को फोड़ दीजिए, और फिजिक्स को तोड़ दीजिए, और फिजिक्स को कुचल दीजिए, फिजिक्स को रगड़ दीजिए। बच्चों, आप जब क्लास में मेरे से पढ़ोगे, आप मेरे से पढ़े, कोई किसी भी टीचर से पढ़े, फील आना चाहिए। हम में जैसे टीचर हैं, हमने अपने फिजिक्स को बहुत अपने जीवन में उतारा है। हम हर चीज़ को फील किया, हर चीज़ का एक लॉजिकल सोचा। तो लॉजिकल आप सोचने की आदत डालो तो फिजिक्स कभी भी नहीं भूलते। मैंने अपने लेक्चर में आज 25 साल पहले मैंने पढ़ा होगा, जब मैं IIT का स्टूडेंट था। आज के बाद में मैंने कभी नहीं पढ़ा, मुझे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो मैं बच्चों आपसे ये कहता हूँ, इसके बाद में आप फिजिक्स को फील करिए, फिजिक्स को फील करिए। फिजिक्स जैसा आसान सब्जेक्ट नहीं है बच्चों। आज अपना इतना ही है। अगले टॉपिक्स में अपना स्टार्टिंग फ्रॉम मतलब इक्वेशन फॉर्मेशन और न्यूमेरिकल फॉर्मेशन और क्वेश्चन फॉर्मेशन अगले लेक्चर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। बच्चों बाय बाय, थैंक यू, ओके।